नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में संवैधानिक विकास। ये दो चरणों में देखेंगे। पहला चरण है कंपनी का शासन अधिनियम 1773 से लेकर 1858 तक का। दूसरा चरण है क्राउन का शासन 1858 से लेकर 1947 तक का। तो फर्स्ट चरण में देखेंगे क्या क्या पढ़ना, कौन सा एक्ट पढ़ना है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ना है, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट पढ़ना है, 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ना है और 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ना है, फिर 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ना है। फिर स्टेज सेकेंड में पढ़ना है 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 इंडिया काउंसिल एक्ट। यहाँ पे 1892 का इंडिया काउंसिल एक्ट होगा, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेना, सॉरी इसके लिए। 1892 का इंडिया काउंसिल एक्ट होगा। फिर 1919 का पढ़ना इंडिया काउंसिल एक्ट, जिसे मार्लो मिंटो सुधार बोलते हैं। फिर 1919 का पढ़ना मार्टिन चेमस्फोर्ड सुधार। फिर 1935 का भारत शासन एक्ट। फिर 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इनको हमको पढ़ना है, देखते हैं डिटेल में। थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। जैसे भारत में विभिन्न यूरोपीय कंपनियां व्यापार करने आती हैं। जैसे प्रथम कंपनी थी पुर्तगाली, जो 1498 में आती है। फिर इसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांस आए। तो इन सारे कंपनियों में एक कंपटीशन भी होता है, जो अंततः एक कंपनी जीतती है, उसका नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। वही भारत के साथ भारत पे राज करती कह सकते हैं। तो 1600 AD में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से स्थापना की गई थी। उस समय जो ब्रिटिश के जो महारानी थे, उनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। तो ये कई युद्ध भी करते हैं। इसी में जो एक फाइनल युद्ध होता है प्रकार से, जहाँ से माना जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में अपने पैर जमा लिए थे, उसका नाम होता था बक्सर का युद्ध। तो 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी और मतलब तीन मिली जुली प्रकार से त्रिगुटी के पक्ष हो रहा था। त्रिगुटी में कौन शामिल था? जो मुगल शासक थे शाह आलम सेकेंड, अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला और मीर कासिम। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और शाह आलम दुधैया फिर जो तीन पक्ष एक साथ लड़ रहे थे वो हार जाते हैं। इसके बाद अंग्रेजों ने इलाहाबाद की संधि की। इलाहाबाद की संधि के माध्यम से बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इनके जो दीवानी अधिकार हैं अपने पक्ष में कर लिए। प्रकार से यही राजस्व वसूलने का काम अब ईस्ट इंडिया कंपनी करने लगी। तो अब देखते हैं डिटेल में एक्ट। पहला जो एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं उनको देखते हैं। तो ईस्ट इंडिया को नियंत्रित करने का प्रथम प्रयास, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने का प्रथम प्रयास किस एक्ट या किस अधिनियम के माध्यम से किया गया था? तो उसका नाम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरा पॉइंट है इसका, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ऐसे प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे वारेन हेस्टिंग। देखते हैं अगला पॉइंट 1774 में। इसी एक्ट के माध्यम से 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। जो सर्वोच्च न्यायालय था, इसका जो क्षेत्र था सिर्फ कलकत्ता था, पूरा भारत नहीं था। इसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जज थे। इसके जो चीफ जस्टिस, इनका नाम था एलिजाबेथ इम्पे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाए कि जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा इम्पे। इसी एक्ट के माध्यम से निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा। निजी व्यापार मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे वो खुद व्यापार करते थे और कंपनी में भी काम करते थे। तो अब बताइए, आपका एक तो गवर्नमेंट के साथ भी, कंपनी के साथ काम कर रहे हो या गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हो, खुद अपना भी व्यापार कर रहे हो, तो सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने में ज़्यादा फोकस करेगा। तो इसलिए व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक, तो पूछा जाता है कि निजी व्यापार पर प्रतिबंध किस अधिनियम द्वारा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। अगला पॉइंट देखते हैं 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है कि इस एक्ट के माध्यम से द्वैध शासन की शुरुआत हुई। द्वैध शासन का मतलब क्या था? 2 बॉडी। अब यहाँ पे जो 2 बॉडी के माध्यम से इंडिया में व्यापार किया जाएगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थी, एक था बोर्ड, दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर होते थे क्राउन द्वारा अपॉइंट किए जाते थे, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे इनके मेंबर जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित अपॉइंट किए जाते थे। ठीक, इसमें दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है,
ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो भी क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे उसको प्रथम बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ठीक है, तो पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो क्षेत्र थे उसको प्रथम बार ब्रिटिश आधिपत्य कब कहा गया, तो इस एक्ट के माध्यम से। ठीक है, देखते हैं अगला एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया था, तो इसका नाम था 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, देखो व्यापारिक एकाधिकार में पूर्ण एकाधिकार नहीं समाप्त किया गया था। कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जिसके साथ अभी भी सिर्फ व्यापार करने की इजाज़त ईस्ट इंडिया कंपनी को थी। वो प्रोडक्ट क्या थे, का नाम था, एक ये थे 2 प्रोडक्ट, चाय और चीनी। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इस एक्ट के माध्यम से, इसी एक्ट के माध्यम से शिक्षा हेतु, ये देखो बहुत महत्वपूर्ण कदम है कि भारत में भारतीयों के लिए शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। ठीक, इसी एक्ट के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट दी गई। इसी एक्ट के माध्यम से ईसाई मिशनरी जो है ना भारत में प्रचार कर सकते, लेकिन संस्था की स्थापना नहीं कर सकते थे। ठीक है, देखते हैं अगला एक्ट। ये है 1833 का चार्टर एक्ट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखते इसमें क्या प्रावधान थे। इस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब अब जो भी बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहेंगे। इसके पहले पढ़े थे एक एक्ट हम 1773 का। इसमें क्या किया गया था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक, तो बात करें भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ये था विलियम बेंटिंग। हाईलाइट कर देते हैं, विलियम बेंटिंग था। इस एक्ट के माध्यम से व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। देखो ना, व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर देगा। अभी तक क्या था, चीन और चाय पे जो है ना व्यापार कर सकते थे। और एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें बदलाव हुआ था, जो कंपनी जो है ना अभी तो व्यापार कर रही थी, इसको व्यापारिक मतलब स्वरूप ही हटा दिया गया कि अब व्यापार करेगी नहीं। इसको व्यापारिक निकाय के बजाय अब क्या करेगी, प्रशासनिक निकाय बना देगी। मतलब ब्रिटिश ये प्रशासन करेगी, शासन प्रशासन संभालेगी, ना कि व्यापार करेगी। इसी एक्ट के माध्यम से फर्स्ट लॉ कमीशन की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट है ये, फर्स्ट लॉ की स्थापना हुई कब, 1834 में। इसके जो चेयर कौन थे, वो थे मैकाले, लॉर्ड मैकाले थे। और इसी एक्ट के माध्यम से सिविल सेवकों को चयन हेतु खुली प्रतियोगिता, मतलब कंपटीशन जैसे आज यूपीएससी के माध्यम से सिलेक्ट होते हैं, उसी प्रकार से उस समय कोई भी कंपटीशन कर सकता था। इसके लेकिन एक्चुअल में जो कंपनी के कर्मचारी थे उन्होंने इसका विरोध किया। इसकी वजह से ये सफल नहीं, मतलब असफल रहा। पूछा जाए कि सिविल सेवकों के लिए चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रथम प्रयास किया गया था, तब 1833 में लगाओगे। इसी एक्ट के माध्यम से जो आज हम देखते हैं ना कि हर जगह इंग्लिश को प्रायोरिटी दी गई, तो बस इसके कहीं ना कहीं बीज यही हमें दिखाई देते हैं। इंग्लिश को प्राथमिकता देगी, मतलब भैया आपको अगर इंग्लिश आती है तो आपकी जो आप समझो पक्की है। देखते हैं अगला एक्ट 1853 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से पहले वाले में तो 1833 में तो विरोध हुआ था, इसलिए तो सफल नहीं हुआ था। इसमें सिविल सेवकों को खुली प्रतियोगिता की परीक्षा शुरू की गई। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, पूछा जाए कि सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रथम प्रयास कब किया गया, तो 1833 का चार्टर एक्ट। और प्रथम बार खुली प्रतियोगिता शुरू की गई, तो ये लगाना सिविल सेवकों, 1853 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है।
देखते हैं अगला एक्ट 1858 का भारत शासन अधिनियम। आप लोगों को पता होगा कि 1857 में महत्वपूर्ण एक विद्रोह होता है या फिर क्रांति कहते हैं। इसके माध्यम से कंपनी हिल गई थी, वो डर गई थी कि कहीं ऐसा ना हो, अगर ऐसा विद्रोह की हो गया तो हमारे जो यहाँ पे पैर हैं कहीं ना कहीं उखड़ जाएंगे। इसके लिए उन्होंने कुछ बदलाव किया। देखते हैं इसके, तो उसके लिए एक कानून बना है भारत शासन अधिनियम 1858। इसके माध्यम, इसका एक नाम दिया जाता है, इस एक्ट का एक नाम है भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। ठीक, इस एक्ट के माध्यम से EIC को समाप्त किया। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को अब समाप्त ही कर दिया गया और जो शासन है वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। ठीक है। दूसरा पॉइंट है गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। देखो, गवर्नर जनरल का जो नाम था भारत का वायसराय कहा गया। और प्रथम वायसराय की अगर बात करें तो कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। इसी एक्ट के माध्यम से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। मतलब जो कोड ऑफ डायरेक्टर था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसको समाप्त कर दिया। कंपनी जब समाप्त हो गई तो नॉर्मल सी बातें भी समाप्त हो जाएंगे। और इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ कि एक पद का सृजन किया गया। उस पद का नाम था भारत के राज्य सचिव का पद। तो पूछा जाता है भारत के राज्य सचिव पद का सृजन कब हुआ? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसके बाद एक दूसरा एक्ट आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते इसमें क्या महत्वपूर्ण थे। इस एक्ट के माध्यम से विधान परिषद में 3 भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तो कई बार नाम पूछ लेता है, कौन कौन थे नाम, तो याद रखना। एक बनारस के राजा थे, एक पटियाला के महाराजा थे और सर दिनकर राव थे। इस एक्ट के माध्यम से पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो कैनिंग आता है। किस एक्ट के माध्यम की गई? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से। इसी एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई और इसकी जो अवधि थी अध्यादेश की, ये 6 माह थी। तो याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा दी गई? तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम। देखते हैं अगला अधिनियम 1892 का भारत परिषद। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पूछा जाता है कि भारत में प्रथम बार निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो ये लगाना है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। लेकिन ये जो चुनाव हुआ था ये अप्रत्यक्ष था। ठीक है, डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट था। देखते हैं अगला एक्ट 1919 का मार्ले मिंटो सुधार। देखिए, मार्ले जो था भारत का और राज्य सचिव था और जो मिंटो था ये वायसराय था। इस एक्ट के माध्यम से वायसराय की परिषद में, देखो प्रथम बार कोई चीज़ हो रही है तो इम्पोर्टेंट ही होता है वो ब्रिटिश के अंतर्गत। प्रथम बार भारतीय व्यक्ति को वायसराय की परिषद में प्रथम बार भारतीय व्यक्ति को शामिल किया गया। और ऐसे प्रथम व्यक्ति कौन थे ये भी इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा गया है। तो उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो विधि सदस्य एक थे। दूसरा पॉइंट देखते हैं मुस्लिमों हित पृथक निर्वाचन शुरुआत। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस एक्ट के माध्यम से हुई थी? तो 1919 का मार्ले मिंटो सुधार। अगला पॉइंट देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहते हैं? मिंटो के समय में हुई थी तो मिंटो के लॉर्ड मिंटो को बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला एक्ट 1919 का मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार।
मॉन्टेग्यू कौन होगा, ये सचिव होगा। फिर चेम्सफोर्ड वायसराय। 1919 के माध्यम से प्रथम बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई। प्रथम बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई 1919 के माध्यम से। प्रथम बार शुरुआत की पूछे तो कौन लगाएंगे, 1892 एक्ट। याद रखना यहाँ पे प्रथम बार हो रहा है। प्रथम बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत किसके माध्यम से, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के माध्यम से। पृथक निर्वाचन पद्धति का विस्तार हुआ। मुस्लिमों के लिए प्रथम निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई थी, 1909 के एक्ट के माध्यम से। इसमें विस्तार कर दिया। पहले जो थी सिर्फ मुस्लिमों के लिए थी, इसे बाद में बढ़ा दिया गया सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, और वे थी। इस एक्ट के माध्यम से लंदन में भारत के एक उच्च पद का सृजन किया गया। इसी एक्ट के माध्यम से एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसी एक्ट के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था, द्वैध शासन में मतलब जो विषय थे इनको दो भागों में बांटा गया था। एक को हस्तांतरित विषय, एक को आरक्षित विषय। आरक्षित विषय जो थे गवर्नर के अंडर थे। केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था की शुरुआत हुई। इंपॉर्टेंट रखना, द्विसदनी व्यवस्था। जैसे लोकसभा राज्यसभा देखते हैं तो कब किस माध्यम से शुरुआत हुई थी, ये 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। देखते हैं अगला एक्ट, भारत शासन भारतीय अधिनियम 1935। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। इस एक्ट के माध्यम से एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। और इसी एक्ट के माध्यम से राज्य और केंद्रों के बीच 3 सूचियां बनाई गई। जो आज देखते हैं ना संविधान में जो 7th शेड्यूल है, वहाँ पे 3 प्रकार की सूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। तो इसी प्रकार से 1935 में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची बनाई गई। एक थी जो मतलब जो भी विषय ना तो संघ के, ना राज्य के, ना समवर्ती के हैं, तो विषय आते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ। एक किसके पास थी, वायसराय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास थी, तो वायसराय के पास। भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में शुरू किया गया। इसके माध्यम से प्रांतों में द्विसदनी व्यवस्था शुरू की गई। और 1935 के एक्ट के माध्यम से ही पृथक निर्वाचन पद्धति में विस्तार हुआ। इसमें दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूर वर्ग के लिए विस्तार कर दिया गया। इसी एक्ट के माध्यम से आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई की स्थापना कब, तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 पारित किया गया था। और 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इसमें था जिसके तहत जो मैक्सिमम जज होते थे 7 होते थे। पेड 2022 में 16 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत मैक्सिमम जो जजों की संख्या थी कितनी थी, तो ये 7 थी। इसी एक्ट के माध्यम से राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। राज्य लोक सेवा, संयुक्त लोक सेवा। नोट, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय संविधान पर इस एक्ट का सर्वाधिक प्रभाव। पूछा जाता है कि भारतीय संविधान पे सर्वाधिक प्रभाव किस एक्ट का पड़ा था, उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखते हैं अगला एक्ट, ये लास्ट और अंतिम एक्ट है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस एक्ट के माध्यम से मतलब भारत भी आज़ाद हुआ और पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ। भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्य बन गए। इनका बंटवारा हुआ था किस योजना के तहत हुआ था, तो उसकी थी माउंटबेटन योजना के तहत। माउंटबेटन योजना कब पेश की गई थी, 3 जून 1947 को।
इसमें क्या कहेगा, वायसराय पद को समाप्त कर, देखो ना, वायसराय पद को समाप्त कर देगा और दोनों राज्य भेद पुनः एक गवर्नर जनरल का पद सृजन किया गया। इसमें भारत सचिव पद को समाप्त कर दिया गया और देशी रियासतों के पास तीन ऑप्शन थे एक प्रकार से, या तो वो स्वतंत्र रहें, या भारत में मिल जाएं, या फिर पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। इस समय ब्रिटिश पीएम कौन थे? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी कि भारत में जो शासन है 30 जून 1947 तक समाप्त कर दिया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है भारत में? तो ये मनाया जाता है 15 अगस्त को और पाकिस्तान में 14 अगस्त को। हाल में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 14 अगस्त को ये भारत में विभाजन विभीषका दिवस मनाया जाता। तो ये था आज का वीडियो। धन्यवाद।